Very good morning, dear friends. Today we are going to understand the condition of agriculture sector during British rule. तो अंग्रेज़ों के समय में भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति क्या थी और आज का जो वीडियो है ये हम फोकस कर रहे हैं इस बात पर कि जान सकें कि जो स्टैग्नेशन, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो उसी को समझने का हम प्रयास करेंगे। पहली बात कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक तस्वीर बहुत कुछ समझने के लिए में सहायक होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि भारत की गरीबी का यहाँ रेखांकन किया गया है। वी हैव ट्राई टू पोर्ट्रे द पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, द ट्रीटमेंट टू द इंडियन पीपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ क्या स्थिति है। पहला स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं इस इमेज को देखिए। इस अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहती है। जो लोग आज की जनरेशन, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को न तो देखा, न तो किताबों के माध्यम से ही उनको उतनी समझ पैदा हो पाई या हम पैदा करा पाए, सो उनको इस आज़ादी के संघर्ष की कहानी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, और उनका भी दोष नहीं है, फ्रीडम फाइटर के बारे में नहीं जानते तो उनका क्या दोष है, क्योंकि किताबों में वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसिंग है। राष्ट्रवादी सोच की जो भावना होनी चाहिए बच्चों में वो नहीं है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखिए, ये पहली बात तो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर था, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो स्थितियाँ थीं, अब किसानों के शरीर पर वस्त्र न होना, वो देश में जहाँ पर ये कहा जाता था, बचपन में एक कविता हम लोग सुनते थे, पढ़ते थे, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जिन लोगों को इन कहानियों उस पर विश्वास न होता हो, जिन लोगों को इन कविताओं पर ऐसा लगता हो कि हाइपरबोलिक है, उसके लिए एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण केरल के पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में, जहाँ पर भारत की धन संपदा को बचाने के लिए वहाँ के पुजारियों ने जो करोड़ों रुपए के ज्वेलरी कह लीजिए, सोना कह लीजिए, उसको मंदिर के गर्भगृह में छिपा लिया था। और ये किसी छिपा हुआ फैक्ट भी नहीं है कि सोमनाथ मंदिर से लेके काशी विश्वनाथ और भारत के जितने भी टेम्पल्स थे, उसमें जो सोना था उसको तोड़ा गया, लूटा गया। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है, जिसको किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता कि भारत पर जो आक्रांता थे उन्होंने क्या स्थिति की थी। और बाद में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इसको और एक्सटेंड और प्लान्ड वे में किया। तो ये हम देख सकते हैं इन पिक्चरों के माध्यम से। संघर्ष की कहानी है भारत की। अच्छा, चलिए, तो अब हम आते हैं एग्रीकल्चर। जिससे कहा जाता है कि भारत गाँवों का देश है और भारत की आत्मा गाँव में बसती है, तो इसमें बिल्कुल सच्चाई है। और इस तरह की स्थिति जो आप यहाँ देख रहे हैं, बचपन में हम लोगों ने इस तरह की स्थिति का सामना देखा हुआ है, इस तरह की स्थिति को हमने साक्षात्कार किया हुआ है। तो हम देख ले एग्रीकल्चर, जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत में जो एग्रीकल्चर है, इस तरह की स्थिति को आप देख सकते हैं। भारत को गाँव का देश कहा जाता है, भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है, और भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि भारत को गाँव का देश कहा जाता है। मतलब ये हम सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। और इस तरह की जो स्थिति आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और ये हमने बड़े ही अपने आँखों से इन सब चीज़ों को मैंने देखा हुआ है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जब आज की जनरेशन नहीं जुड़ती है तो उनकी समस्याओं को समझने में भी दिक्कत होती है। और इस पीपीटी को बनाने के पीछे भी ये उद्देश्य है कि जब आप किसी चीज़ को पिक्चर के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आता है, कहानी को समझने में आसानी मिलती है। तो ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड हमारे पास क्या स्थिति थी? 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस। तो गाँव का देश कहा जाना अपने आप में बिल्कुल सही लगता है कि जब 85% जनसंख्या गांव में निवास करती है अपने लाइवलीहुड के लिए, फॉर देयर लाइवलीहुड, मतलब जीवन यापन जिसको कहते हैं, उसके लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ओके, कंट्री वॉज सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट एक बहुत बड़ा वर्ड है। मतलब हम अपने
ज़रूरत की चीज़ों को खुद फंड करते हैं और उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बाहर के किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के रिसोर्स के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं। एक बच्चे के बारे में अगर कहा जाए कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, तो ये स्टडी भी हो सकता है, अपना गेम्स भी हो सकता है, अपना कोई भी साधन जिसमें भी वो एक्सेल करना चाहता है, अच्छा करना चाहता है। तो ये सेल्फ सफिशिएंट, इंडिया वॉज अ सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। तो अपने इंडस्ट्रीज़ को चलाने में, तो इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स थी, रॉ मटेरियल के रिक्वायरमेंट्स थी, उसके लिए अपने देश के नागरिकों के भोजन की व्यवस्था करने में, ग्रेन की व्यवस्था करने में, इन सब चीज़ों में भारत स्वयं में सक्षम था। तो ये हमारा अंग्रेज़ों के समय जो हमारी जो स्थिति थी, उससे पहले की जो स्थिति है, प्री इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं दूसरा, मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और यही हमारा फोकस पॉइंट भी था कि भारत में स्टैग्नेशन, जो एग्रीकल्चर कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी, तो ठहरा हुआ पानी जो इसमें एक्वेटिक और जो जितने भी चीज़ें हैं, वो एलिमेंट्स है, वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी स्टैगनेंट हो गया। तो उसके उसके रीजन क्या था, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन जो समझ में आता है वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम। जो भारत में 3 तरह के लैंड का जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जो परमानेंट जमींदारी सिस्टम जिसको कहते हैं, वो था। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर stagnation in agriculture sector was the introduction of जमींदारी सिस्टम by the colonial government। अंग्रेजों ने, colonial गवर्नमेंट थी, colonial गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो दूसरे देशों के ऊपर अब राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली डोमिनेट करती हैं और उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करते हैं। तो उनका एक्सप्लॉयटेशन ही एकमात्र उनका उद्देश्य होता है, एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो अंडर दिस सिस्टम ओनरशिप राइट ऑफ द लैंड वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फार्मर्स टू द जमींदार्स। जमीन के मालिक कौन हो गए? फार्मर नहीं होके एक जो बड़ा लैंड लॉर्ड है उसको अंग्रेजों ने बना दिया, और उसको बना दिया मतलब भारतीयों को दुश्मन बना दिया। इट्स अ ग्रेट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। दैट इज, जमींदार वॉज द nominal head of the land who collected the revenue from farmers, that is known as लगान। इस पर एक मूवी बनी है लगान, जिसमें आमिर खान ने बहुत ही अच्छा उसमें एक अभिनय किया है। और हालांकि अब वो बहुत सारे कारणों से विवादों में भी आ गए, लेकिन खैर, तो लगान उसमें मूवी बनी। तो उस मूवी को भी समझेंगे, देखेंगे तो अच्छी मूवी देखें, उससे आपको और भी समझ विकसित होगी। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पहले आपने देखा लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है भारत में स्टैग्नेशन की एक मुख्य वजह के रूप में उभर कर आता है। दूसरा हमारा आता है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इस आज के समय में अगर आप कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें तो बड़ा अच्छा माना जाता है, लेकिन वो अंग्रेज़ों का समय था। आज हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़, जैसे अभी किसान कानून में सरकार ने स्टोरेज फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए की बात कही है, जिससे कि जो एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं वो बर्बाद हो रहे हैं पंजाब वगैरह में, हरियाणा वगैरह में, तो वो बर्बाद नहीं होगा। और वो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जो सड़ जाता है, उसी को क्या होता है, वाइन की फैक्ट्रियाँ जो कि नेताओं की हैं वो उसको परचेज़ कर लेते हैं और एमएसपी का भी फ़ायदा उठाते हैं। इसी को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रोविज़न किए, और इससे रिच जो फार्मर्स हैं तो उनको नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस कि वो सरकार की योजनाओं का जो दुरुपयोग होता था वो नहीं हो पाएगा, इसलिए बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसको हम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं कि इसमें हम प्रोडक्शन जो है वो अपने, जिसको कहते हैं ना, सब फॉर ओन लाइवलीहुड, उसके लिए नहीं किया था। जैसा कि भारत में देखा जाता है अभी भी सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली बिहार, यूपी, जो हिंदी बेल्ट के एरियाज हैं वहाँ सब्सिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन कॉमर्शलाइजेशन में क्या होता है कि रेफर्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट, बाजार में बेचने के लिए। तो एक दृष्टिकोण से देखता है कि अच्छा है तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन सबसे पहली बात है जब कोई चीज़ फोर्स की जाती है और मार्जिनलाइज जो फार्मर्स होते हैं उनको जब किया जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो दैट इज़ अ नॉट फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट इट इज़ फॉर मार्केट सेल, मार्केट में बेचने के लिए। दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू
कैश क्रॉप, और यहाँ पर फूड क्रॉप्स नहीं प्रोडक्शन करने दिया गया, और इसका परिणाम बहुत ज़्यादा हुआ, फैमिन वगैरह है। और जब ड्रॉट की कंडीशन आई तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से और किसानों को कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए फोर्स करने की वजह से बहुत सारे लोग भूखमरी के मर गए, लाखों लोग मर गए भूखमरी की वजह से। तो और उसके लिए कोई रिग्रेट भी नहीं अंग्रेजों ने किया, या तो व्यवस्था किया उसके लिए। तो इन दिस फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स, ये ऑफिशियली था, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं था। लाइक कॉटन और जूट, एंटायर कैश क्रॉप्स वर यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स टू रन देयर इंडस्ट्री। जितना भी कैश क्रॉप्स था, जैसे इंडिगो की डिमांड ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने फोकस किया और भारतीयों को फोर्स किया कि आप इंडिगो कल्टीवेशन करें। इसी तरह जहाँ जहाँ जैसा भी था, जैसे बिहार में इंडिगो के खिलाफ आंदोलन हुआ, बंगाल में इंडिगो के खिलाफ आंदोलन हुआ, इस तरह केरला में उन्होंने रबर के लिए रबर को इंट्रोड्यूस किया, और जहाँ से चाय, जो टी, कॉफ़ी वगैरह सबको इंट्रोड्यूस किया। और उसके पीछे के जो कारण थे वो अपनी रिक्वायरमेंट थी, ना कि भारतीयों की रिक्वायरमेंट थी। तो मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। भारत प्रोडक्टिविटी बड़ी लो थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया और उनके रिक्वायरमेंट को समझने का भी प्रयास नहीं किया। किसानों की स्थिति खराब होती है, किसान धीरे धीरे किसान से मजदूर बनते गए, मतलब लैंड लॉर्ड्स कह लीजिए। जो लैंड लॉर्ड्स फार्मर्स, उनके पास अपनी लैंड के मालिक होते थे, ओनर होते थे, उससे उनको फोर्स करते 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 टैक्स लेते 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 और उनकी स्थिति खराब होती गई। कोई एग्रीगेशन की फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं की गई, उनकी हेल्थ, उनके बाकी सब जितनी भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे बीजों की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं की गई। उसका परिणाम क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, तो लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ irrigation facilities and negligible use of fertilizers resulted in low level of productivity। थोड़ा सा पढ़ने दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि स्पेक्स नहीं पहना मैंने। ओके, तो स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जिसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। इंडियाज एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग ए स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन टेरेसिंग, मतलब ये जो आज हम जब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन देखते हैं, वो केवल प्लेन एरिया तक नहीं है, बल्कि दूसरे हिली एरियाज़ में है। तो मतलब वहाँ पर जहाँ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी वहाँ पर उन्होंने नहीं किया, जिसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बनाकर। तो फ्लड कंट्रोल एंड ड्रेनेज, इन सब चीज़ों पर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हर साल बाढ़ आती थी और क्रॉप को नष्ट कर जाती थी। सो ऑल्दो some farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and share croppers neither had resources and technology nor had incentives to invest in agriculture। मतलब बहुत तरह की स्थितियाँ थी, मतलब कुछ लोग मिलजुल कर खेती करते थे, है ना। तो इन सब लोगों की स्थिति नहीं बदली, किसानों की स्थिति नहीं बदली, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर इंडस्ट्री पर चले गए, जहाँ पर वो डिपेंडेंट लेबर की तरह काम करने लगे। मतलब अब इसका परिणाम ये हुआ कि इंडस्ट्री को पहले तो छोड़े, इंडस्ट्री को उन्होंने पकड़ा, फिर वहाँ भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए, क्योंकि इंडस्ट्री पर भी इनकी मार इसी तरह पड़ी। इनके जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी, उन्होंने हाई टैक्सेस लगा दिया था, तो वहाँ भी उनको सफलता नहीं मिली। अल्टीमेटली फिर वो वापस एग्रीकल्चर में ही आते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर लेबर के रूप में आते हैं। तो इस तरीके से ये सब हमारे कारण थे स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की, और भारत की जो कृषि के पिछड़ेपन की जो वजहें आज दिखाई देती हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन आज़ादी के बाद एक नया भारतीय वर्ग पैदा हुआ जो मैकाले की सोच पर आधारित था, और नए भारतीय अंग्रेज़ पैदा हुए, जो कि भारत में जो नेतागिरी उनका सोशल वर्क का माध्यम न होकर वो पैसा एक्युमुलेट करने का माध्यम बन गया, करप्शन का माध्यम बन गया, और स्विस बैंक और कहाँ कहाँ इन लोगों ने पैसे जमा किए। तो एक नया भारतीय अंग्रेज वर्ग पैदा हुआ। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है कि जब करप्शन होगा तो देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।